नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हमारे साथ इस वक्त है हमारे सहयोगी नावेद कुरैशी जी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है आए दिन काफ़ी चर्चाओं में रहती है और जिस तरीके के वहाँ पर प्रकरण हो रहे हैं इससे साफ पता चल रहा है कि किसी भी राज्य की आप पॉलिटिक्स लीजिए, इतना रोमांच नहीं होता जितना महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में है। अभी आप देखें कि पिछले साल ही जून में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं और जो उद्धव ठाकरे सरकार है वो गिरती है। अब आप देखें दूसरे साल अभी आने वाला है जून, और किस तरीके से उससे पहले ही शिंदे की जो सत्ता है वो जाते जाते नजर आ रही है। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि अजीत पवार जो हैं वो एकनाथ शिंदे की जगह आएंगे, अपना सीएम का जो सपना है वो पूरा करेंगे और देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो खबरें चल रही है, एकनाथ शिंदे गुट जो है भले ही इस पर ऐतराज जता रहा हो, संजय शिरसाट का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे साथ में, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रकरण हो रहे हैं आगे बढ़ेंगे या फिर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है और अब अजीत पवार की तरफ से किसी भी प्रकार की इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है तो ये बातें यहीं खत्म हो जाएंगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। अजीत पवार ने अभी तक इसके ऊपर आधिकारिक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ों में बयान नहीं दिए जाते हैं। पहले तो ये कि ना बीजेपी के लिए अजीत पवार अछूत है और ना अजीत पवार के लिए बीजेपी। हम इससे पहले भी देख चुके हैं। इस पूरे सेशन की बात करें जो इस वक्त मौजूदा चुनाव हुआ, जो लास्ट चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, उसके बाद इतनी उठापटक हुई है महाराष्ट्र की सियासत में जिसका आप आकलन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले जो इसके अंदर फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं। रातों रात ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होती है और सुबह आप ये कहते हैं कि सूरज निकलने से पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ हो जाती है। खबर तक नहीं होती और एक तस्वीर आती है सामने जिसके अंदर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल भवन में ले रहे हैं, जिसकी कोई जानकारी कहीं नहीं हुई, एकाएक हो जाता है और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। पूरा मामला देखिए आप, मैं और थोड़ा सा पीछे आपको ले चलता हूँ, ऐसे नौबत आई क्यों? उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो देखिए चुनाव होता है और चुनाव में कैंपेन में उतरते हैं, एनसीपी अलग उतरती है, बीजेपी और शिवसेना एक साथ उतरती है और इधर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में शिवसेना बोलती है कि आप 6-6 महीने का मुख्यमंत्री वाला टेन्योर के लिए, बीजेपी मना कर देती है कि हमारी ऐसी कोई शर्त पहले नहीं मानी गई थी और ना ऐसी कोई डील हुई थी, तो हम तो मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे और फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके ऊपर उद्धव ठाकरे और बीजेपी के जो फडणवीस है इनके बीच में खींचतान होती है और ये खींचतान इतनी बढ़ जाती है कि वो समर्थन देने से मना कर देते हैं। इधर उद्धव ठाकरे जोड़ तोड़ कर ही रहे होते हैं, उधर अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ उधर मिल जाते हैं और उधर जाके वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की शपथ ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो सारे विधायक चले जाते हैं छोड़ के अजीत पवार को, क्योंकि शरद पवार का अपनी पार्टी में बड़ा होल्ड है और वो टूटने से बचा लेते हैं अपनी पार्टी को। होता यह है कि इस्तीफा देना पड़ता है। पहला इस्तीफा दिया फडणवीस ने। उसके बाद उद्धव ठाकरे महाआघाड़ी एक पूरा बनाते हैं और महाआघाड़ी में एनसीपी भी आ जाती है जिसके खिलाफ वो आज तक चुनाव लड़ते रहे हैं, और दूसरी कांग्रेस भी आ जाती है। यानी कि जो हिंदू पूरा कैडर को लेकर जो चुनाव लड़ते हैं बीजेपी और शिवसेना जिसके लिए जाने जाते हैं, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे सरकार के लिए जाते हैं अगेंस्ट और मुख्यमंत्री बन जाते हैं और ये दोनों बाहर से उसको सपोर्ट कर देते हैं। इस तरीके से पूरा मामला चलता है। सरकार चलती है कुछ दिनों तक ली, लेकिन उसके बाद फिर एकाएक, ये कहते हैं ना कि ये जो लड़ाई है ये मान लें कि उद्धव ठाकरे उस वक्त जीत गए, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर चीजें बदलती है और देखिए कोई खबर नहीं आती है। एकाएक होता यह है कि एकनाथ शिंदे पार्टी अलग कर लेते हैं और कुछ विधायकों को लेकर अलग हो जाते हैं और बीजेपी के साथ चले जाते हैं। अब ये माना जाता है कि फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी फिर से चौंका देती है सबको और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देती है और फडणवीस डिप्टी सीएम बन जाते हैं। आप सोचिए कि इस तरह का जो फैसला था बीजेपी की तरफ से, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आप पहले उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाना चाहते, लेकिन आप ईगो पे इतना ले लेते हैं कि आप एकनाथ शिंदे को सीएम बना लेंगे लेकिन उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनने देंगे। ये सोच आ जाती है बीजेपी के अंदर और एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सरकार चल रही है अभी, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सीजन 2 आने वाला है। सीजन 2 यानी कि एक बार फिर से इस्तीफा होगा और ज्यादातर मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा होता है, तो इस बार बारी एकनाथ शिंदे के अंदर खाने से खबर है और बहुत पुख्ता खबर है। खबर यह है कि अजीत पवार 16 विधायक हैं जिन्हें लेकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वो बीजेपी के साथ जाएंगे या बीजेपी ही ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि वो एनसीपी छोड़ के बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएंगे। इसको लेकर अटकलें हैं, लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम सरकार से अलग उनके प्रवक्ता अब सरकार से अलग शिरसाट ने कहा, शिरसाट को अभी प्रवक्ता बनाया गया है। अब देखिए शिरसाट अपना जो बयान दे रहे हैं वो एकनाथ शिंदे से कंसल्ट करके दे रहे हैं,
तो मतलब यह है कि खबर बहुत ज़्यादा प्रबल है। और देखिए इसके कई सारे वो भी मिल रहे हैं। अब देखिए एक नाथ शिंदे वो हैं जो सारी कानूनी लड़ाइयाँ जीते जाते हैं, चुनाव आयोग में भी लड़ाइयाँ जीते, लेकिन अभी रिसेंटली एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक नाथ शिंदे जो शिवसेना गुट है, शिंदे गुट की, वो सरकार में है, मुख्यमंत्री है, और उनके एक दफ्तर पर बीएमसी कार्रवाई कर देता है, दफ्तर को तोड़ देता है। ये कैसे पॉसिबल है कि मुख्यमंत्री के पार्टी के दफ्तर को नगर महानगर निगम यानी बीएमसी जो है वो तोड़ देगा? मतलब ये बताता है कि अंदर खाने कुछ चल रहा है। शिंदे कभी पावर में आ रहे हैं, कभी वापस पावर में जा रहे हैं, और शिंदे भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, पावर में असली बीजेपी है, और बीजेपी जो चाह रही है वो हो रहा है। अब दिक्कत क्या है? अब अगर अजीत, होता क्या है देखिए, क्या क्या ऑप्शन है, उन ऑप्शनों पे बात कर लेते हैं। अगर अजीत पवार आते हैं तो क्या होगा? अजीत पवार आएंगे तो एकनाथ शिंदे को वाकई पार्टी से, मतलब उस सरकार से अलग होना पड़ेगा। अलग क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि जब शिंदे अलग हुए थे तो उन्होंने ये तमाम दावे किए थे कि देखिए हम आज तक एनसीपी के विरुद्ध लड़ते हैं, हम एनसीपी के साथ कैसे जा सकते हैं, हमारा जो पूरा कैडर है वो एनसीपी और कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ता है, हिंदूवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर एनसीपी हमारे साथ आ जाएगी तो हम चुनाव में जाएंगे, हमारे जो कैंडिडेट चुनाव में जाएंगे चुनाव कैसे जीतेंगे। तो इसको लेकर ही उन्होंने शिवसेना के उद्धव गुट से अपने आप को अलग किया, पार्टी तोड़ डाली। मतलब एकनाथ शिंदे को अगर आप देखें तो एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना सालों से चली आ रही थी उसको तोड़ दिया। अब अगर बीजेपी ये कर रही है कि वो अजीत पवार को साथ में लेके जा रही है, मतलब ये था कि एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री टेन्योर खत्म हो गया, बीजेपी अब वापस से लीड करना चाह रही है, तो अजीत पवार आएंगे तो अजीत पवार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। बनेंगे फडणवीस ही मुख्यमंत्री। अजीत पवार को हो सकता है कोई बड़ा पद मिल जाए, डिप्टी सीएम तक का पद मिल जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के दिन लग चुके हैं। अब फडणवीस आएंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि होता यह है कि कई सारे काम होते हैं जो एक विजन पार्टी लेके चलती है वो हो नहीं पाते हैं, वो अटकते हैं, और उसकी वजह से आप सरकार में तो है लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी आपके ऊपर रखी जा रही है, जो चीज़ें काम नहीं हो पा रही उसमें आपका नाम जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें इलेक्शन में उसका असर पड़ता है। संजय राउत एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने नहीं कहा, लेकिन शरद पवार का रुख भी पिछले कई दिनों से बीजेपी के प्रति सॉफ्ट दिखाई दे रहा है, जो ये बताता है कि अगर अजीत पवार ये कोई भी फैसला ले रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मौन सहमति सुप्रिया सुले और शरद पवार की है। अब अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? एकनाथ शिंदे कहीं के नहीं रहेंगे। एकनाथ शिंदे अगर नहीं रहेंगे तो इसके पीछे दो कारण है। देखिए, उद्धव अभी उनके पास नंबर्स थे, उन्होंने जो नंबर शिवसेना से जीत के जो विधायक आए थे उन नंबर्स को उन्होंने पकड़ा और वो लेके अलग हो गए। एकनाथ शिंदे का असर है, कुछ इलाकों में है क्योंकि हमने देखा है, लेकिन क्या उन 16 विधायकों का भी असर एकनाथ शिंदे की वजह से? नहीं, कुछ शिवसेना की वजह से। शिवसेना कैडर बेस्ड पार्टी है, ये हर कोई जानता है। शिवसेना के अलग अलग क्लब्स हैं, उन क्लब्स में वो जो अलग अलग सेना के कार्यालय हैं उन कार्यालय से शिवसेना चलती है और उसी से उन लोगों तक पहुंचती है। तो आज भी वो जो सेना के कार्यालय है वो उद्धव ठाकरे के पास है, यानी कि जो कैडर है वो उद्धव ठाकरे के पास है। शिवसेना ने, एकनाथ शिंदे ने की जो शिवसेना है उसमें उनके पास नंबर तो उन्होंने जुटा लिए थे सरकार गिराने के लिए, पार्टी तोड़ने के लिए, लेकिन अगर वो वापस से इलेक्शन में जाएंगे तो क्या वो वापस वही नंबर जुटा पाएंगे? इस पर बीजेपी को भी पता है, कहीं ना कहीं संशय। एकनाथ शिंदे खुद आ जाएंगे, वो एक बड़े नेता है, उनका चेहरा बड़ा है, लेकिन बाकी लोग उनको टिकट देंगे नहीं देंगे, उन सब चीज़ों पर संशय खड़ा होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने यहाँ पर एनसीपी के साथ जाने की सोची है, क्योंकि खबरें बहुत पुख्ता हैं और ये तक कहा जा रहा है कि अब तो अजीत पवार के पास लेटर तक है। हाँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखिए जो एंड टाइम पर निकल कर आएगी। अब महाराष्ट्र की आप ये कह सकते हैं कि एक स्टेट है महाराष्ट्र, उसको कैसे छोड़ दें? अगर छोड़ दिया जाए तो कैसे? तो देखिए, बीजेपी कोई भी छोटा चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो ना, तो उसको भी हल्के में नहीं लेती है। ये तो एक स्टेट का मामला है, और महाराष्ट्र जैसी स्टेट का मामला है जहां पर आपकी व्यवसायिक कैपिटल आती है, जहां से आपका पूरा बिजनेस चलता है पूरे इंडिया का, जहां पर इकोनॉमी घूमती है, तो उस स्टेट के ऊपर तो बीजेपी चाहेगी कि वो काबिज रहे। फडणवीस बहुत दिन हो गए डिप्टी सीएम कुर्सी के पीछे बैठे हुए, उनको लगा होगा कि यार मैंने इसको एकनाथ शिंदे को बनाया है, एकनाथ शिंदे कम विधायकों के साथ बनाया, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था। लेकिन अब देखिए, अब एकनाथ शिंदे वापस जा नहीं सकते। अब एकनाथ शिंदे के साथ ये दिक्कत है कि अब वो वापस क्या उद्धव के साथ जा सकते हैं? पूरी पार्टी टूट गई, चुनाव आयोग से सिंबल अलग हो गए, शिवसेना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। अब अलग अलग दो दल है, उन दलों में क्या होगा आने वाले चुनाव में क्लियर होगा। तो एकनाथ शिंदे जा नहीं सकते। एक तरीके से ये हो जाएगा कि अगर अजीत पवार आते हैं तो एकनाथ शिंदे की मजबूरी होगी सरकार में रहना, लेकिन फिर भी
सीएम नहीं रह पाए। जी सर, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अजीत पवार ने 40 विधायकों के हस्ताक्षर भी ले लिए हैं और एक एक करके विधायकों को उन्होंने बुलाया। अभी आपने देखा कि उन्होंने एनसीपी का झंडा भी हटा लिया ट्विटर पेज से। तो ये सारे क्या संकेत दे रहे हैं? अब एकनाथ शिंदे जो विरोध कर रहे हैं, क्या बीजेपी उनके सामने झुकेगी या फिर अजीत पवार जो संकेत दे रहे हैं वो अजीत आगे पवार के बयान पे अगर मैं जाऊं तो अजीत पवार कहते कुछ है करते कुछ है। इससे पहले हमने देखा है अजीत पवार आखिर तक बोलते रहे कि हम पार्टी बचा रहे हैं, हम पार्टी बचा रहे हैं, एनसीपी के लोग टूट रहे हैं, और वो खुद ही उन सबको तोड़ रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, और वो राज्यपाल के यहाँ पर डिप्टी सीएम की शपथ लेते हुए तस्वीर आई थी, नजर आई थी। तो वो कहते कुछ है करते कुछ है। दूसरा, अभी शरद पवार, जो रिसेंट खबर है, शरद पवार और सुप्रिया सुले के नेतृत्व में विधायकों की एक बैठक हुई थी, उसमें तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं एनसीपी के उनको बुलाया गया और अजीत पवार वहां पर भी नहीं पहुंचे। सांसद भी थे, विधायक भी थे, लेकिन अजीत पवार उस बैठक में शामिल नहीं हुए। अब उन्होंने क्या कहा होगा अंदर खाने पता नहीं, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि इस बार लेकिन अजीत पवार के इन फैसलों में अजीत पवार अकेले नहीं, कहीं ना कहीं उन्हें शरद पवार का भी समर्थन हासिल है, चुपचाप ही सही या अनसेट तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से बैकिंग चल रही है। और ये बैकिंग जो है अब मुझे लग रहा है कि गठबंधन अब ऐसा हो रहा है, बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनती हुई वहां पर मुझे दिखाई दे रही है क्लियर। अब उद्धव ठाकरे का क्या होगा? देखिए, उद्धव ठाकरे भी पिछले कई दिनों से बीजेपी की तरफ सॉफ्ट रुख अपनाए हुए हैं, तो हो सकता है कि अब बीजेपी अगले चुनाव में एकनाथ शिंदे की बजाय उद्धव ठाकरे के साथ जाना पसंद करे, या एनसीपी अगर ऐसा मिल जाए। एनसीपी ऐसी पार्टी है जो आप देखिए कितनी भी सरकार चली गई, लेकिन एनसीपी का जो वोटर है वो कंसोलिडेट है, वो हिलता नहीं है, वो उतना ही रहता है। तो बीजेपी को देखिए, पहले महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को ताकत की जरूरत पड़ती थी, बीजेपी उतने नंबर नहीं लेके आ पाती थी, और वो जो बचे हुए नंबर है वो शिवसेना लेके आती थी। बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका वहां पर चल रही, वहां पर हमेशा शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रही, लेकिन फिर जब बीजेपी के नंबर बढ़ने लगे तो बीजेपी ने कम सीटें देनी शुरू की शिवसेना को, और वहीं से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया। तो एक लंबा दोनों के बीच में ये कह सकते हैं गठबंधन रहा, और वो गठबंधन बाला साहेब ठाकरे के वक्त से रहा है। उद्धव ठाकरे उस रिश्ते को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, या आरोप बीजेपी लगाती है। अब वो दोनों के बीच का मामला, उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन एनसीपी को अगर आप देखें तो एनसीपी की सीटें एक कंसोलिडेट वोटर हैं उसके, और वो उतनी सीटें निकाल के लेके आती है।